नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे उसके आगे का टॉपिक अपने पढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध जो है ये टॉपिक आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर अपने ये पढ़ेंगे कि कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग अपने किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने इसके अंदर कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग का मतलब होता है कि कोणीय स्थिति में समय के सापेक्ष जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपने कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोई पिंड है उसकी कोणीय स्थिति में या पिंड के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। और कोणीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रखोगे कि कोणीय स्थिति में परिवर्तन की दर या कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग जानते हैं कोणीय वेग के नाम से। और कोणीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक लिखते हैं हम लोग रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड होगा। जैसे अपने ये मान करके चलें कि अपने पास में कोई एक पिंड है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, कोई एक पिंड है। ये पिंड जो है ये कितने समय में, ये t1 से t2 समय में अपने कोणीय स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो अपने जो समय में परिवर्तन आएगा डेल टी, वो किसके बराबर आएगा, समय में परिवर्तन आएगा t2 माइनस t1 के बराबर। तो अपना डेल टी किसके बराबर है, t2 माइनस t1 के बराबर है। और जो अपने पास में कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन को हम लोग लिख देते हैं डेल थीटा से। कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन को हम लोग लिख देते हैं डेल थीटा से। किसके बराबर आएगा ये आएगा θ2 माइनस θ1 के। तो कोणीय विस्थापन जो है वो किसके बराबर है, डेल थीटा के, जो किसके बराबर है, अपना θ2 माइनस θ1 के बराबर है। यहाँ से यदि अपने औसत कोणीय वेग का मान ज्ञात करें, यहाँ से यदि हम लोग क्या करते हैं, औसत कोणीय वेग का मान ज्ञात करें तो औसत कोणीय वेग को हम लोग लिखते हैं ओमेगा बार से। किसके बराबर आएगा ये आएगा अपने θ2 माइनस θ1 बटे t2 माइनस t1 के बराबर आएगा। तो ये तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन आ गया, कोणीय विस्थापन आ गया अपने। और ये क्या आ जाता है, हमारे पास में समय में परिवर्तन आ जाता है। तो कोणीय स्थिति में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, इसे हम लोग किससे लिख देते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं डेल थीटा बटे डेल टी से। तो ये हमारे पास में किसका सूत्र आ जाता है, ये सूत्र आ जाता है हमारे पास में औसत कोणीय वेग का। और औसत कोणीय वेग को हम लोगों ने किससे लिखा है, ओमेगा बार से लिख दिया है। यदि अपने समय जो है, इस समय को क्या मान करके चले, अल्प मान करके चले। हमारे पास में जो समय डेल टी है, यदि समय डेल टी है, इसे क्या मान करके चले, अल्प मान करके चले। और हम लोग लिख दें कि डेल टी टेंस टू कितना है, 0 है। तो यदि समय हमारे पास में अल्प है, टेंस टू 0 है, तो उस समय जो कोणीय वेग होगा उसे अपने किस नाम से जानेंगे, उसे जानेंगे तात्क्षणिक वेग के नाम से। उसे किस नाम से जानेंगे, उसे जानेंगे हम लोग तात्क्षणिक वेग के नाम से। तो तात्क्षणिक वेग जो है इसका फॉर्मूला अपने देखो, एक तो तात्क्षणिक वेग को अपने सीधा ओमेगा से ही लिख देंगे, दूसरा ये जो फॉर्मूला है इसी में अपने क्या लिखेंगे, इसी में लिख देंगे लिमिट डेल टी टेंस टू 0। और ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल थीटा बटे डेल टी के। ऐसी जब सिचुएशन होती है तो ये मान किसके बराबर आता है, डी थीटा बटे डी टी के बराबर आता है। तो अब ये जो फॉर्मूला ओमेगा इक्वल डी थीटा बटे डी टी हम लोगों को लिखा हुआ मिला है, ये फॉर्मूला किससे बता रहा है, ये बता रहा है तात्क्षणिक वेग को। तो एक तो कोणीय वेग हमारे पास में और एक हमारे पास में क्या है, तात्क्षणिक वेग है। तात्क्षणिक वेग किसके बराबर है, ओमेगा बराबर डेल थीटा बटे डेल टी के बराबर है। और औसत वेग किसके बराबर है, ये डेल थीटा बटे डेल टी के। और जो तात्क्षणिक वेग है वो डी थीटा बटे डी
टी के बराबर है, यानी डेल थीटा बटे डेल टी के बराबर तो है, पर डेल टी जो है वो टेंड्स टू 0 लेना है, यानी समय जो है वो अपना क्या है, बिल्कुल अलग है। ये जब सिचुएशन होती है तब अपना ओमेगा किसके बराबर आ जाता है, डी थीटा बटे डी टी के बराबर आ जाता है। और देखिए इसमें यदि अपने क्या करें, पिंड के कोणीय वेग को नियत मान लें, यदि पिंड के कोणीय वेग को हम लोग क्या कर लें, नियत मान लें, पिंड है और पिंड के कोणीय वेग को हम लोग क्या कर लेते हैं, पिंड के कोणीय वेग को हम लोग नियत मान लेते हैं और मान लेते हैं कि टी समय में, कितने समय में, टी समय में पिंड कितना कोणीय विस्थापन तय कर रहा है, 2 पाई रेडियन कोणीय विस्थापन जो है वो हमारा पिंड क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो अब अपने पास में जो कोणीय वेग का फॉर्मूला आएगा, कोणीय वेग ओमेगा जो आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा आएगा अपना 2 पाई अपॉन टी के बराबर। ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आएगा 2 पाई अपॉन टी के बराबर। यदि अपने ये मान करके चलें कि कोणीय वेग जो है वो नियत है और इसके साथ साथ टी समय में कितना विस्थापन तय किया जा रहा है, 2 पाई विस्थापन तय किया जा रहा है, तो ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई अपॉन टी के बराबर आ जाता है। ये अपने पास में कोणीय वेग का फॉर्मूला आता है। यदि पिंड की आवृत्ति कितनी हो, स्मॉल एन हो, यदि पिंड की आवृत्ति कितनी हो, स्मॉल एन हो, यहाँ लिख देता हूँ, यदि पिंड की आवर्ती, यदि पिंड की आवर्ती, पिंड की आवर्ती कितनी हो, स्मॉल एन हो, तो पिंड की आवर्ती जब स्मॉल एन होगी तो उस समय ये जो स्मॉल एन है ये अपना जो है वो किसके बराबर आ जाता है, ये स्मॉल एन जो है अपना 1/t जो होता है उस 1/t के बराबर आ जाता है। स्मॉल एन किसके बराबर आ जाता है, 1/t के बराबर आ जाता है। जब क्या होता है अपने पास में पिंड की आवर्ती स्मॉल एन होती है तब अपना स्मॉल एन किसके बराबर आ जाता है, 1/t के बराबर आ जाता है। यहाँ से यदि हम लोग ओमेगा लिखना चाहें तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ओमेगा है इसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई और 1/t की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, 1/t की जगह n लिख दिया है, ये बन जाता है ओमेगा इक्वल 2 पाई n। ठीक है, ये सारी बातें अपने किसके बारे में, कोणीय वेग के बारे में है। और जो रेखीय वेग होता है इसे तो आप सभी जानते ही हो, रेखीय वेग जो होता है इसे अपने किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। ठीक है, v जो है वो हमारे पास में क्या होता है, रेखीय वेग होता है। पिंड का जो रेखीय विस्थापन होता है और उसे जब अपने समय से डिवाइड कर देते हैं तो उस समय जो आपके पास में टर्म आती है वो क्या आती है, वो आती है रेखीय वेग। ठीक है, जो सीधा वेग होता है, यानी एकांक समय में जो विस्थापन तय किया जाता है तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही अपना किसके बराबर आता है, रेखीय वेग के बराबर आता है। अब अपने संबंध भी उत्पन्न कर रहे हैं इसके अंदर कि जो अपना ओमेगा है और जो v है इसमें संबंध किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई कण डेल टी समय में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। डेल टी समय में r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कितनी दूरी तय कर रहा है, डेल s दूरी जो है वो तय कर रहा है। जैसे इस तरीके से हम लोग मान करके चले, ऐसे ये समय जो है पिंड के द्वारा जो तय किया जा रहा है, ये दूरी जैसे पी क्यू, यदि मैं इसे लिखता हूँ कि पी क्यू जो दूरी है वो तो कितनी है, डेल एस है, और कितने त्रिज्या के पथ में गति कर रहा है, स्मॉल आर त्रिज्या के पथ में ये गति कर रहा है। और कोणीय विस्थापन इसका कितना है, यदि डेल थीटा है तो कोणीय विस्थापन तो इसका कितना है, डेल थीटा है। और वो जो चाप बन रहा है वो कितना है, डेल एस है। त्रिज्या कितनी है इस पथ की, तो वो स्मॉल आर है, यानी स्मॉल आर त्रिज्या के पथ पर वो गति कर रहा है और कितना विस्थापन तय कर रहा है या दूरी तय कर रहा है, तो डेल एस दूरी तय कर रहा है। तो कोण में जो परिवर्तन आ रहा है, कोणीय स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके बराबर है, डेल थीटा के बराबर है। आप लोग जानते हो कोण किसके बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या की, चाप बटे त्रिज्या की, या चाप जो है वो कोण और त्रिज्या जो होती है उस कोण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से कोण जो है उस कोण का मान कितना है, डेल थीटा है। यानी यहाँ से अपने यदि कोण देखें तो वो कोण कितना है, डेल थीटा है। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, डेल थीटा लिख दिया है। चाप देखें तो यहाँ चाप कितना है, डेल एस है, और त्रिज्या यदि इस पथ की देखें तो वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो हमारा जो डेल थीटा है वो डेल थीटा किसके बराबर आ गया, डेल एस अपॉन स्मॉल आर के इक्वल आ गया। अब देखिए दोनों तरफ अपने किससे डिवाइड कर देते हैं, इसे दोनों तरफ अपने इसे डेल टी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा 1/r और डेल एस बटे क्या बनेगा, डेल टी बनेगा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पर इसका प्राप्त हो जाता है। यदि हम लोग ये लेकर के चले कि समय अंतराल जो है वो क्या है, अत्यंत अल्प है, यदि समय अंतराल डेल टी अल्प है, यदि समय अंतराल डेल टी जो है वो क्या है, अल्प है, इसका मतलब क्या है, अर्थात डेल टी टेंड्स टू 0 है, तब आपके पास में ये जो मान है, जो मान लिखा गया है डेल थीटा बटे डेल टी जो लिखा गया है, किसके ऊपर, डेल टी टेंड्स टू 0 जब है, डेल टी टेंड्स टू 0 जब होता है, तब ये मान किसके बराबर होता है, तब ये मान डी थीटा बटे डी टी के बराबर होता है। और उसमें अपने इसे क्या लिख देते हैं, उसमें इसे अपने कोणीय वेग ओमेगा से लिख देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास में डेल एस बटा डेल टी है और इसमें भी जब अपना डेल टी टेंड्स टू 0 होता है, तब इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, v लिख देते हैं। ठीक है, ये जो सिचुएशंस लिखी है ना, ये बिल्कुल उनके बराबर है जैसे हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, उसमें ये ओमेगा के बराबर होता है। और इसी तरीके से लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डी डेल एस बटा डेल टी किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। दोनों मान इस समीकरण में यदि रख दें, तब देखिए क्या बनेगा, तब बनेगा ओमेगा इक्वल 1/r और ये क्या बनता है, v बनता है। तो ओमेगा इक्वल क्या आया, v अपॉन r आया, यानी अपना v जो है ये v किसके बराबर है, ओमेगा r के बराबर है। ठीक है, v किसके बराबर आ गया, अपना ओमेगा r के बराबर आ गया है। ठीक है, तो ये अपने क्या कर रहा है, ये संबंध दर्शा रहा है v में और r में। और इस समीकरण से अपने स्पष्ट है कि कणों का जो रेखीय वेग है वो किस पर डिपेंड करता है, वो दूरी पर निर्भर करता है। पिंड जितनी अधिक दूरी पर होगा, पिंड जो है वो जितनी, ये देखिए यहाँ से v जो है किसके समानुपाती है, r के समानुपाती है। यहाँ से v और r में क्या रिलेशन है, यहाँ v और r जो है वो एक दूसरे के समानुपाती है। पिंड जो है वो जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसका वेग उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी कम दूरी पर होगा पिंड का वेग उतना ही कम होगा। तो ये अपने पास में संबंध है v के और r के मध्य। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोणीय त्वरण की। तो देखिए कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण तो पिंड का जो कोणीय त्वरण है, देखिए एक तो होता है अपने सीधा त्वरण। सीधा जो त्वरण होता है उसमें तो अपने लिखते हैं कि रेखीय वेग में परिवर्तन की जो दर है उसे अपने क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जो रेखीय त्वरण अपने पढ़ते हैं उसे सीधा सीधा अपने क्या लिखते हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, अपनी त्वरण कहलाती है। यहाँ कोणीय वेग है तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय त्वरण है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने कोणीय त्वरण कहते हैं। या अपने ये बात बोले कि एकांक समय में क्या लिखें अपने, एकांक समय में जितना कोणीय वेग में, एकांक समय में जितना कोणीय वेग में परिवर्तन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने कहते हैं कोणीय त्वरण। तो एकांक समय में जितना कोणीय वेग में परिवर्तन होगा उसे कोणीय त्वरण कहेंगे। दूसरा, कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को अपने क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। तो ये अपने पास में कोणीय त्वरण के बारे में कुछ एक बातें। एक आप लोग इसका मात्रक याद रखोगे कि कोणीय वेग जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है।
ठीक है, रेडियन पर मीटर स्क्वायर होता है, रेडियन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर मीटर स्क्वायर अपने क्या लिखते हैं, इसका मात्रक लिखते हैं। और देखिए इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, एक आप लोग इसके अंदर ध्यान रखोगे, एक आप लोग इसके अंदर ये देखोगे कि कोणीय त्वरण जो होता है उसे अपने लिखते किससे हैं, तो कोणीय त्वरण को अपने किससे लिखते हैं, कोणीय त्वरण जो है इसे हम लोग लिखते हैं अल्फा से। कोणीय त्वरण को किससे लिखा जाता है, अल्फा से लिखा जाता है। देखिए मात्रक इसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका मात्रक जो है वो किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, मात्रक इसका निकालेंगे अपने, ठीक है, इसका जो मात्रक है इसे अपने व्युत्पन्न करके देखेंगे कि इसका मात्रक जो है अपने पास में क्या आएगा। तो एक तो आप लोग ये जानते हो कि थोड़ी देर पहले अपने क्या लिखा था, कोणीय वेग लिखा था, क्या लिखा था, कोणीय वेग लिखा था। कोणीय वेग का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको रेडियन पर सेकंड, ठीक है, कोणीय वेग का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, रेडियन पर सेकंड बताया था। जब कोणीय त्वरण आता है तो इसी वेग के अपोन में कौन आ जाता है, 1 सेकंड और आ जाता है, तो इसका मात्रक बन जाता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक, ठीक है, नहीं कि मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड क्यों था, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ था थीटा बटे टी, थीटा कोण है तो कोण का मात्रक रेडियन, ये समय का मात्रक क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है। और त्वरण की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो रेडियन पर सेकंड तो आ ही आएगा, साथ में 1 सेकंड और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है, इसका मात्रक बन जाता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसे लिखते किससे हैं, इसे लिखते हैं हम लोग अल्फा से। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पिंड है जो t1 समय पर किस वेग से गति कर रहा है। अपना पिंड जो है, पिंड t1 समय पर ω1 कोणीय वेग से गति कर रहा है, और t2 समय पर ω2 कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो पिंड जो है इसका कोणीय त्वरण जो आएगा, पिंड का कोणीय त्वरण जो आएगा अल्फा, वो किसके बराबर आएगा, ω2 माइनस ω1 और t2 माइनस t1 के बराबर आएगा। यानी अल्फा किसके बराबर आएगा, डेल ओमेगा बटे डेल टी के अनुपात के बराबर आएगा, ठीक है, किसके बराबर आएगा, अल्फा इक्वल डेल ओमेगा बटे डेल टी के बराबर आ जाएगा। और इसको यदि अपने उस रूप में लिखें जैसे अपने किसे लिखते हैं, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण को लिखें, तो तात्क्षणिक कोणीय त्वरण को लिखते समय क्या करेंगे, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, तो तात्क्षणिक कोणीय त्वरण को लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने मान है इसी में अपने क्या कर देते हैं, समय को अल्प ले लेते हैं। समय को अल्प लेने की वजह क्या है कि समय जब अल्प होता है तब अपने पास में जो मान आते हैं वो कौन से आते हैं, तात्क्षणिक मान आते हैं। तो यहाँ समय जब अपने क्या लेते हैं, अल्प लेते हैं, यानी डेल टी, ये लिमिट जो है डेल टी टेंस टू क्या हो, 0, तो ये किसके बराबर, डेल ओमेगा बटे डेल टी के बराबर, यानी ये किसके बराबर, डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अल्फा जो है वो अपना किसके बराबर आ जाएगा, डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, अल्फा इक्वल डी ओमेगा बटे डी टी फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और इस फॉर्मूले को अपने अन्य रूप में देखिए क्या लिख सकते हैं, अपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था ओमेगा का, थोड़ी देर पहले अपने किसका फॉर्मूला देखा था, ओमेगा का फॉर्मूला देखा था कि ओमेगा जो अपना होता है वो किसके इक्वल होता है, वो डी थीटा बटे डी टी के इक्वल होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है, डी थीटा बटे डी टी के बराबर होता है। तो अल्फा किसके बराबर है, डी बटा डी टी, और यहाँ जो थीटा है अपने पास में, ये जो ओमेगा है, ओमेगा का मान कितना रखेंगे, डी थीटा बटे डी टी रखेंगे। तो जो अल्फा हमारे पास में आएगा वो आएगा डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म जो है अपने पास में बन जाती है, यानी जो स्थिति है उसका समय के सापेक्ष कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो उससे आपको जो मान मिलेगा वो मान किसका आ जाएगा, कोणीय त्वरण अल्फा का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कोणीय त्वरण का फॉर्मूला आता है। अब यदि अपने क्या करें, कोणीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण में संबंध व्युत्पन्न देखिए किस प्रकार करेंगे, कोणीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण।
कोणीय त्वरण तथा स्पर्शरेखीय त्वरण। कोणीय त्वरण तथा स्पर्शरेखीय त्वरण। कोणीय त्वरण तथा स्पर्शरेखीय त्वरण। यदि इसमें अपने को क्या करना हो, संबंध भी उत्पन्न करना हो कि कोणीय त्वरण और जो रेखीय त्वरण है, कोणीय त्वरण को तो अपने अल्फा से लिख दिया, रेखीय त्वरण को अपने ए से लिखते हैं। आपको एक टॉपिक याद होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण आप लोगों ने पढ़ा था। अभिकेंद्रीय त्वरण के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है उस त्वरण में और स्पर्शरेखीय त्वरण के अंदर किस बात का फर्क होता है। अब अपने जो संबंध पढ़ रहे हैं वो कोणीय त्वरण में और स्पर्शरेखीय त्वरण में पढ़ रहे हैं। स्पर्शरेखीय त्वरण ए टी से हम लोगों ने जिसे लिखा था, और कोणीय त्वरण अपने पास में क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ स्पर्शरेखीय त्वरण जो सीधा त्वरण अपने लेते हैं F=ma सूत्र से, उसी त्वरण की बात कर रहे हैं। और कोणीय त्वरण जो है इसे अपने अल्फा से लिखते हैं। हमारे पास में रेखिक वेग और जो कोणीय वेग होता है इसमें देखिए क्या संबंध होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंदर अपने संबंध होता है कि v वेक्टर जो अपना होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर के बराबर होता है। हमारे पास में जो v वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के बराबर होता है। इसका यदि अपने क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यदि समय के सापेक्ष इसका अवकलन करें तब देखिए हमारे पास में मान जो है वो क्या आएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण का समय के सापेक्ष अपने क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने पास में मान आएगा डी वी बटा डी टी, और किसके बराबर, डी बटा डी टी और ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर के बराबर। डी वी बटा डी टी और किसके बराबर, डी बटा डी टी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर के बराबर। यहाँ यदि अपने इसका अवकलन करें तो अपने पास में जो मान आएगा वो देखिए क्या आएगा। एक तो यहाँ लिखेंगे अपने सीधा सीधा डी वी बटा डी टी, और इसके अलावा अपने एक बार तो ओमेगा को कांस्टेंट मान लेंगे और किसका अवकलन कर देंगे, आर का कर देंगे। और दूसरी बार अपने क्या करेंगे, ओमेगा का अवकलन कर देंगे और आर को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये दो काम अपने को करने हैं। एक बार तो किसका अवकलन करना है, ओमेगा का करना है आर को कांस्टेंट मानकर, और एक बार आर का करना है ओमेगा को कांस्टेंट मान करके। कि इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इसमें अवकलन करने हैं। फिर अपने आगे इसको देखें तो अपने पास में यहाँ दो फॉर्मूले आ रहे हैं। एक तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ रहा है डी वी बटा डी टी का। ये डी वी बटा डी टी जो है ये हमारे पास में क्या है, स्पर्शरेखीय त्वरण है। इसका फॉर्मूला है स्पर्शरेखीय त्वरण का सूत्र है, और इसे किससे लिखते हैं, ए से हम लोग इसे लिखते हैं। और इसके अलावा ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास में कोणीय त्वरण का है। ये फॉर्मूला किसका है, कोणीय त्वरण का है। तो ये कोणीय त्वरण का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसका है, स्पर्शरेखीय त्वरण का है। इसके अलावा देखिए ये जो मान आप लोगों ने लिख रखा है डी आर वेक्टर बटा डी टी, डी आर वेक्टर डी टी, ये जो आपके पास में टर्म आ रही है ये यहाँ से क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ये टर्म यहाँ से क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का जब भी अवकलन किया जाता है तब आपके पास में मान क्या आता है, जीरो आता है। आर वेक्टर उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है जिसके अंदर अपना कण क्या कर रहा है, कोणीय गति कर रहा है। तो त्रिज्या तो उसकी चेंज होगी नहीं। तो डी आर बटा डी टी जो है समय के सापेक्ष इसका यदि अवकलन किया जाएगा तो आपके पास में जो मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अपने डी वी बटा डी टी का मान तो मैंने कितना लिख दिया है, ए लिख दिया है। ए वेक्टर से यदि इसे लिखूं तो ए वेक्टर से, और इसे अल्फा वेक्टर से यदि लिखें तो अपने पास में इसका तो मान क्या आ जाता है, ए वेक्टर आ जाता है, और ये टर्म अपनी जीरो हो जाती है। प्लस ये जो मान है ये क्या आता है, अल्फा वेक्टर, और क्रॉस क्या आता है हमारा, आर वेक्टर आता है। तो ए वेक्टर जो है अपना किसके बराबर है, ए वेक्टर जो है वो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के बराबर आता है। ठीक है, तो ए वेक्टर और अल्फा वेक्टर के अंदर ये अपने पास में क्या आ गया, संबंध आ गया। एक तो ध्यान रखोगे, इसे इसी रूप में याद रखोगे क्योंकि ये किस प्रकार की राशि है। यहाँ आप लोग देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल है तो आप लोग इसे आगे पीछे नहीं करोगे, आर को पहले अल्फा को बाद में, ऐसा नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा लिखते हो तो बाहर कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय का जो नियम होता है उसका पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ये मैंने आपको सेकंड जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा दिया था। तो ये हमारे पास में संबंध आता है
कोणीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण में। इससे आगे देखिए अपनी बात करते हैं बल आघूर्ण और कोणीय संवेग की। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग, सबसे पहले बल आघूर्ण पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपने इसमें बल आघूर्ण देख लेते हैं। किसी पिंड पर आरोपित बल का बल आघूर्ण, किसी पिंड पर आरोपित बल का बल आघूर्ण, किसी पिंड पर आरोपित बल का बल आघूर्ण। तो अपने एक तो पढ़ते हैं बल और एक देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अपने एक डायग्राम बनाते हैं। अपने सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर अपने एक पॉइंट पी लेते हैं जिस पर क्या करते हैं, एक बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक निर्देश तंत्र है। बल आघूर्ण अपने को बताता है किसी बल की क्षमता के बारे में। किसी बल की क्षमता, किसी पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए जो क्षमता होती है वो अपने को कौन बताता है, बल आघूर्ण बताता है। यहाँ अपने क्या कर लेते हैं, एक पिंड जो है उस पिंड को मान लेते हैं और मान लेते हैं पिंड के अंदर क्या है, कोई एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर क्या किया गया है, मान लेते हैं इस पॉइंट P पर एक बल लगाया गया है F वेक्टर। तो पिंड जो है उस पर कितना बल लगाया गया है, F वेक्टर बल लगाया गया है। इसका जो स्थिति सदिश है R वेक्टर P का, उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, एक बल लगाया गया है। अब इसे मैं क्या कर लेता हूँ, पीछे बढ़ा देता हूँ। इसे मैंने पीछे बढ़ा दिया और यहाँ से क्या कर दिया, एक लंब खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक लंब खींच देता हूँ। तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कितना होगा, अपना कोण थीटा होगा। यदि इसे घटकों में बांटे तो ये तो घटक कोस थीटा में आएगा और ये घटक क्या आएगा, साइन थीटा के अंदर आएगा। ये घटक किसके अंदर आएगा, अपने आर साइन थीटा के अंदर आएगा। तो जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण को अपने टो से लिखते हैं और बल आघूर्ण का मतलब होता है बल तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी जिस बिंदु के सापेक्ष अपना पिंड घूमेगा उस बिंदु से जो बल लग रहा है उसकी क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी होगी उसे मल्टीप्लाई करना होगा पिंड पर लगने वाले बल को। तो पिंड पर कितना बल लग रहा है, F वेक्टर बल लग रहा है। और इसकी यदि क्रिया रेखा आपने बढ़ाए तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसकी क्रिया रेखा है। इसके जिस बिंदु के सापेक्ष से घुमा रहे हैं उससे क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं तो वो दूरी कितनी आ जाती है, R साइन थीटा। तो R साइन थीटा और F का जो मल्टीप्लाई आएगा वो अपने यहाँ किसको बताएगा, वो लगने वाले बल आघूर्ण को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ यदि अपनी बल आघूर्ण देखें तो बल आघूर्ण किसके बराबर आएगा, बल गुणा बल आघूर्ण तो किसके बराबर आएगा, बल गुणा बल जहां लग रहा है उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यानी जिस बिंदु के सापेक्ष अपने पिंड को घुमा रहे हैं इसका जो घूर्णन अक्ष है उससे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो ये बल की क्रिया रेखा होगी और ये क्या होगी, इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी होगी। तो बल F है और ये क्या है, हमारे पास में R साइन थीटा है। तो अपने पास में जो टो आएगा वो टो क्या आएगा, वो आएगा RF साइन थीटा। कितना आएगा, RF साइन थीटा आएगा। टो अपने पास में एक सदिश राशि होती है जिसे टो वेक्टर से लिखते हैं और किसके बराबर आएगा, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर के बराबर आएगा। तो टो वेक्टर जब अपने लिखेंगे तो वो किसके बराबर लिखेंगे, F वेक्टर के बराबर लिखेंगे। ठीक है, टो किसके बराबर लिखेंगे, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना बल आघूर्ण कहलाता है। यहाँ अपने इसके स्पेशल केस भी पढ़ेंगे कि थीटा का मान यदि 0 डिग्री हो तब क्या होगा और थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री हो तब क्या होगा। तो आप लोग इसे थोड़ा सॉल्व करके देख लेना कि जब यहाँ पर थीटा का मान आप लोग 0 रखोगे तो बल आघूर्ण जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ साइन 90 भी रख करके देखोगे, इसे मैं आपको कल बताऊंगा। अपने इसके उपयोग भी पढ़ेंगे बल आघूर्ण और इसे डिटेल से कल एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही समझना कि टो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर फॉर्मूला होता है और इसके स्पेशल केस जो